राम राम सभी भाइयों को। हमने आवर्त सारणी को देखा था ट्रिकों के माध्यम से। दोस्तों मैंने 3 ट्रिकें बताई थी, उसमें आप जल्दी से जल्दी जाके उसे वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। कभी आवर्त सारणी आपको समझ में नहीं आई या उसके उसके क्रमांक समझ में नहीं आए, है ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं वो समझ में नहीं आए, तो आप पिछली क्लास में जाकर से देख सकते हो। आज नया टॉपिक उठाते हैं और नए टॉपिक में चलेंगे अम्ल सार और लवण की ओर, एसिड बेस एंड सॉल्ट की ओर। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नीचे नीचे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कवर करेंगे। बने रहे क्लास के साथ। देखिए दोस्तों, अम्ल क्या होता है, सार क्या होता है, बेस क्या होता है। देखिए एक सिंपल सा रूल तो यह है कि देखिए अम्ल को पहचानना है आपका तो उसे खा लीजिए, या सार को पहचानना है उसे खा लीजिए। जो अम्ल होगा वो स्वाद में खट्टा होगा, जो सार होगा जो स्वाद में कड़वा होगा। ठीक है, जो अम्ल सार का ऐसे पता चल जाता है। ठीक है, जो खाएगा। अब देखिए दोस्तों, हर चीज को खाना पॉसिबल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अम्ल होता है एसिड। ठीक है, एक अपन खा सकते हैं, यानी इंसान या मनुष्य जानवर किसे खा सकता है, किस अम्ल को खा सकता है, किस अम्ल को खाता है, वो खाता है दुर्बल अम्ल को। ठीक है, और वो नहीं खाता किसको, प्रबल अम्ल को नहीं खा पाता, क्योंकि एचसीएल को कैसे खाएगा, एचसीएल खाएगा तो जबान जला लेगा। ठीक है, अम्लराज को नहीं खा सकता। ठीक है, वो खाएगा टार्ट्रिक अम्ल को खाएगा, उस अम्ल को खाएगा, या वो खाएगा अपना वो इस टाइप के दुर्बल अम्लों को खाता है। सार को भी नहीं खा पाता, दुर्बल सार को खा पाएगा, प्रबल सार को नहीं खा पाएगा। इस चीज को नोट कीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये होगी हमारी जबानी भाषा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम वाली भाषा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। एग्जाम वाली भाषा क्या होगी, देखिए दोस्तों, अम्ल क्या होगा। पहले ये सबसे पहले अम्ल को लेते हैं, या मैं जबानी भाषा में लूंगा अम्ल को, या एसिड को लूंगा। एसिड क्या होता है दोस्तों, या सार को लूंगा तो सार क्या होता है दोस्तों, ये देखते हैं सबसे पहले। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये देखते हैं सबसे पहले। अम्ल क्या होगा दोस्तों, देखिए जो स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होंगे, स्वाद में खट्टे होंगे। सबसे पहली चीज जो मैं ऊपर से देख के बता सकता हूँ एसिड के बारे में, तो एसिड क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और सार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। पहली चीज तो ये नोटिस कर लीजिएगा आपकी, स्वाद में खट्टे होंगे, स्वाद में कड़वे होंगे, स्वाद में खट्टे, स्वाद में कड़वे। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या चीज, ऐसे उसे ऊपर से देख के और क्या बना सकते हैं। देखो दोस्तों, एक पीएच स्केल आता है। ठीक है, पीएच स्केल में अगर पीएच आएगा 7 से कम, पीएच आएगा किससे, 7 से कम, तो वो हो जाएंगे अम्ल। और जो पीएच आएगा 7 से अधिक तो वो हो जाएंगे सार। दूसरी चीज ये हो गई अम्ल सार को पहचानने की। तीसरी चीज भी है कि कोई दोस्तों ऐसे खूब सारी चीजें है, वो देखिए एक आहारनियस नाम के वैज्ञानिक हुए, आहारनियम। इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने कहा जो H+ आयन देंगे वो होंगे अम्ल। ठीक है, एक और वो वैज्ञानिक है जिसका नाम है लुईस नाम के वैज्ञानिक। लुईस का नियम क्या कहेगा अम्ल सारों के लिए। देखिए इन्होंने कहा क्या किया, आहारनियस ने कहा दिया कि जो H+ आयन देंगे वो होंगे क्या, H+ आयन देने वाले क्या हो जाएंगे, वो अम्ल हो जाएंगे। तो लुईस ने भी इनका थोड़ा दिमाग लगा लिया, उसे कहा जो प्रोटॉन को दे देंगे वो हो जाएंगे, प्रोटॉन देंगे जो होंगे, प्रोटॉन देंगे जो हो जाएंगे अम्ल। दोनों की बात सेम ही है पर कहने का तरीका अलग है, बस ये चीज ध्यान रखनी आप। अब यहाँ पर आयरनियस ने क्या कहा, जो H+ आयन देंगे वो तो होंगे अम्ल, और जो OH- आयन देंगे, OH- आयन देंगे वो हो जाएंगे सार। और ये OH- आयन कब देगा, जल के साथ मिलने के बाद, जल के साथ, ये भी जल के साथ। ठीक है, दोनों जल के साथ ही देंगे। ठीक है, लुईस का नियम क्या कहता है, प्रोटॉन देंगे जो अम्ल होंगे, और ये क्या कहता है, लुईस का नियम क्या कहता है, प्रोटॉन देंगे जो। अब यहाँ पर क्या करेगा लुईस का नियम, जो प्रोटॉन लेंगे जो, लुईस बोल देगा भाई साहब जो प्रोटॉन लेंगे, लुईस बोलेगा जो
प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे, ठीक है, जो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे वो क्या हो जाएंगे, अपने लुईस भाई साहब के हिसाब से सार हो जाएंगे, ठीक है। इतना सा नियम है, बस आर्नियस ने क्या कह दिया कि H+ आयन देंगे जो हो जाएंगे क्या, H+ आयन देंगे जो हो जाएंगे क्या, वो हो जाएंगे अम्ल, और जो OH- आयन देंगे वो हो जाएंगे सार जल के साथ। लुईस ने क्या कहा, लुईस ने कहा जो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे वो हो जाएंगे सार, और जो प्रोटॉन को दे देंगे वो क्या हो जाएंगे, क्या अम्ल हो जाएंगे। इतना से याद रखिएगा दोस्तों। ये हो गई देखिए अम्ल और सार की परिभाषा। अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में इकट्ठे होंगे, पीएच स्केल में क्या आएंगे, 7 से कम आएंगे, ठीक है। जो पीएच स्केल में 7 से अधिक आएगा वो सब क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। आहार्नियस का नियम लो याद रख लेना, और लुईस का नियम याद रख लेना। आहार्नियस का लो मैं बार बार लास्ट तक, क्लास के लास्ट तक बताऊंगा, ठीक है। जो H+ आयन देंगे वो है ना, और जो OH- आयन देंगे, देखिए ठीक है। आर्नियस के लो को यहाँ पर मैं तो डिफेंड करता हूँ, डर बताता हूँ। HCl नाम का एक वो आता है, ठीक है, HCl अम्ल है, ठीक है। इसको मैं घोल दूंगा पानी के साथ तो बन जाएगा क्या, तो जो देगा क्या, H+ आयन देगा, क्लोरीन माइनस देगा, ठीक है। ये इस टाइप से देगा, H+ आयन दे देगा ये इस टाइप से। या मैं लूँ सार की बात करूँ तो एक प्रबल सार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये जल के साथ क्या करेगा, Na+ और OH- आयन दे देगा। इस तरह से इन्होंने बताया, किसने, लुईस ने, कि अम्ल क्या होंगे और सार क्या होंगे। दोस्तों ये तो हो गए वैज्ञानिकों की बातें। अब अपन की बातें चलते हैं, अपन किस तरह से मैं अम्ल और सार के बारे में पता कर सकता हूँ उसके बारे में देखते हैं। पहले इसे मैं मिटा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, दो तरीके हैं अम्ल व सार को पहचानने के। कौन कौन से, एक तो होगा अपना नेचुरल तरीका, जिसे प्राकृतिक तरीका बोल सकते हैं, चलो प्राकृतिक बोल देते हैं। एक तो प्राकृतिक तरीका हो गया, और एक हो गया कृत्रिम तरीका। यहाँ पर मैं कृत्रिम लिख देता हूँ। दो तरीकों से अम्ल व सार को पहचान सकते हैं। प्राकृतिक तरीका, लिटमस पेपर वाला तरीका, जो सबको पता है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, प्राकृतिक तरीके से, ठीक है। प्राकृतिक तरीका क्या, लिटमस पेपर वाला तरीका प्राकृतिक तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लिटमस पेपर वाला कैसे, देखिए लिटमस नाम का पत्र आता है एक, देखिए। ये लिटमस पत्र बना किससे होता है दोस्तों, ये लिटमस पत्र बना होता है लाइकेन नाम से, लाइकेन से बना होता है, या लीचेन नाम से पौधा आता है, उससे बनाया जाता है। ये क्या करता है, लिटमस पेपर को अम्ल या सार के घोल में डुबो देंगे तो ये अपने कलर चेंज कर देता है। सिंपल सी इतनी सी बात याद रखिएगा, ठीक है। ये लाइकेन या लीचेन से बना होता है। कार्य क्या है इसका, कार्य की बात करेंगे, कार्य क्या होगा दोस्तों इसका, कार्य की बात करेंगे तो सार या अम्ल को मैं कैसे पहचानूं प्राकृतिक तरीकों से। देखिए इसे डुबो देंगे सार या अम्ल के साथ। देखिए अगर मैं इसे अम्ल में डुबो दूंगा, किसको, लिटमस पेपर को, तो ये नीले लिटमस पेपर को कौन सा कलर कर देगा, बदल देगा, चेंज, ये चेंज कर देगा नीले को लाल में, ठीक है। अम्ल होगा तो, अगर वो होगा सार, यानी वो विलयन होगा सार का, तो ये बदल देगा लाल लिटमस पेपर को नीले में, ठीक है। ये चेंज कर देगा लाल को नीले में। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। देख कंफ्यूजन हो जाती है नीला लाल लाल नीला को, तो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, इस तरह से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अनिल नाम का व्यक्ति था, जिसे याद रखना अनिल, ठीक है, अनिला, अनिल से याद रखना, या अनिल ही ठीक है। अनिल से याद रख लेना कैसे, अम्ल, ऐसे अम्ल, नी से देखे नीला, नी से नीले को लाल कर रहा है, अनील है, तो अम्ल की क्या ट्रिक क्या हो गई,
ये ट्रिक हो गई। कौन सी? अनिल की ट्रिक बताइए। अनिल, मैंने अनिल की ट्रिक बताई। अनिल अम्ल, अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल में चेंज कर देगा। सार की ट्रिक क्या होगी? सार की सालीना, सार की ट्रिक देखिए, सालीना, सालीना, सालीना यानी देखो सार, सा से सार को कर रहा है ये लाल को नीला, ठीक है। सालीना से याद रख लेना, सार जो अगर लाल को नीला कर रहा है, चेंजिंग हो रहा है। आपको अनिल भी याद होगा, उससे भी कर दोगे क्योंकि इसका उल्टा होगा सार में। ये याद रखना, इसका उल्टा होगा सार में, यानी अनिल याद होगा आपको, तो अनिल नीला को लाल कर रहा है तो लाल को नीला कर देगा कौन? सार, ठीक है। ये हो गया प्राकृतिक तरीका, ये इंपॉर्टेंट तरीका है, ये इंपॉर्टेंट है और मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कृत्रिम तरीके की ओर चलते हैं। कृत्रिम तरीका दो तरीकों से कैसे पता कर सकते हैं वो देखते हैं। एक तो मैथिल ऑरेंज नाम का विलेन आता है, मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज नाम का विलेन आता है, मैथिल ऑरेंज नाम का विलेन आता है, जो कौन से कलर का होता है? ये है, इसका रंग होता है, रंग भी पूछा जा सकता है। मैथिल ऑरेंज का रंग ऑरेंज ही होगा, ये याद रखना, ऑरेंज यानी संतरे कलर का, ठीक है। अब मैथिल ऑरेंज आ गया। एक होता है फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन, एक होता है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन का रंग की बात करूंगा तो ये रंगहीन होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं, ठीक है। मैथिल ऑरेंज की बात करूंगा, यहां पर रंग हो गया ऑरेंज। देखिए मैथिल ऑरेंज के अंदर अगर अम्ल को पता करना हो मेरे को, मैथिल ऑरेंज में मेरे को अम्ल को पता करना हो तो क्या करूंगा मैं? मैथिल ऑरेंज में अम्ल को डाल दूंगा। कलर कौन सा होगा? ठीक है, अम्ल में मैं डाल दूंगा मैथिल ऑरेंज को, तो ऑरेंज कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ऑरेंज कलर का कलर क्या चेंज होगा? अम्ल होगा, तो वो हो जाएगा लाल या गुलाबी, ठीक है, रेड या पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। या सार होगा तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? पीले कलर में, या पीला या येलो कलर में चेंज हो जाएगा। पीला देखो, पीला सार सार सा लगता है ना अम्ल। गुलाबी देखो, गुलाबी अम्ल, लाल लाल चट होता है अम्ल, ठीक है, लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल क्या होता है? HCl क्या होता है? किसी के ऊपर डाल दो तो लाल कर देता है, जलन पैदा करता है। सार पीला करेगा। रंगहीन हो गया कौन? फिनोफ्थेलिन, तो ये अम्ल के साथ क्या करेगा? अम्ल होगा तो भाई साहब ये अम्ल देखियो रंगीन है, अम्ल के साथ मिला देंगे, ठीक है, अम्ल के साथ मिलाएंगे, रंगहीन है तो अम्ल मिला देंगे। अगर फिनोप्थेलिन में अम्ल मिलाएंगे तो ये रंगहीन होगा, तो ये रंगहीन ही देगा, यानी कोई भी कलर नहीं देगा, कलर नहीं देगा। रंगहीन का मतलब कलर नहीं देगा, ये कोई सा भी आपको कलर नहीं दे पाएगा। और सार होगा तो क्या होगा? सार होगा तो ये कलर दे देगा कौन सा? लाल वाला, लाल रंग दे देगा, रंग में चेंज हो जाएगा। ये चेंज होगा किस कलर में? लाल रंग में, यानी ये रंगहीन होगा और लाल कलर में चेंज हो जाएगा। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा आप, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अम्ल और सार और लवण की क्रियाएं जानते हैं। अम्ल और सार और लवण की क्रियाओं में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। धातुओं के साथ कौन सी क्रिया करेगी, अधातुओं के साथ कौन सी क्रिया करेगी, ठीक है। अम्ल और सार को मिला देंगे तो कौन सी क्रिया होगी, ये सब जानते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं साइड हो रहा हूँ। दोस्तों अब चलते हैं अपन सबसे पहले कि अम्लों की क्रिया अगर धातुओं के साथ होगी या सार्गो क्रिया धातुओं के साथ होगी तो कौन सा कलर देगा, वो कौन सी रिएक्शंस होगी वो देखते हैं। सबसे पहले धातु के साथ अम्लों और सार्गो क्रिया, ठीक है। अपना टॉपिक होगा धातु के साथ कलर चेंज, धातु के साथ अम्लों व सारों की क्रिया, ठीक है। धातु के साथ अम्लों व सार की क्रिया क्या होगी? धातु में लूंगा सबसे पहले, मैं लेता हूं सोडियम, ठीक है। सोडियम धातु की अगर मैं क्रिया करवा दूंगा किसके साथ? अम्ल के साथ, अम्ल लूंगा मैं HCl, तो कौन से तत्व प्राप्त होगा? छोड़ो दोस्तों, NaCl यानी लवण प्राप्त हो रहा है। और अब बच रहे कौन सा रहा है? हाइड्रोजन आयन बच रहा है, तो H2 बच जाएगा, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और रिएक्शंस को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब 2 2 2 2 NaCl और हाइड्रोजन आयन निकाला गया, यानी कि लवण बन जाएगा। धातु के साथ क्रिया होगी तो लवण बन जाएगा,
अगर मैं सोडियम फिर लूँगा और क्या करूँगा, देखो दोस्तों सोडियम के साथ अब एक और दूसरी क्या लेंगे, H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लेते हैं, H2SO4 को ले लेते हैं, तो कौन सा बनेगा, तो Na2SO4 नाम से पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। और क्या बनेगा अपने पास, वही हाइड्रोजन आयन बनेगा, ठीक है, वही हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ पर 2 करके मैं सॉल्व भी कर दूंगा। तो बात करें अपन सोडियम सल्फेट, तो लवण और जल बनते हैं, ठीक है। अम्ल धातु के साथ अगर मैं क्रिया कर दूंगा अम्लों की, तो वो कौन सा बनेगा, लवण बना देगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब सार की और धातु की क्रिया करवाएंगे तो कौन सा क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। यहाँ पर जोर डाल देंगे सार और धातु की। देखिए दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाएगा धातु के साथ क्रिया क्या होगी, तो मैं जिंक ले लेता हूँ और लूंगा मैं एक लूंगा सार NaOH ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा आपको Na2 जिंक, फिर जिंक के बाद में O2, ठीक है, और प्राप्त हो जाएगी आपको H+ आयन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हाँ ये रिएक्शन सॉल्व हो चुकी है, ये हाइड्रोजन आयन प्राप्त, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए इसे बोलते हैं जिंकेट, यहाँ लगना, इसे बोलेंगे जिंकेट बोल देंगे। तो सार के साथ जिंकेट भी क्या है, एक लवण है, तो धातु के साथ अगर सार की क्रिया होगी या अम्ल की क्रिया होगी तो दोनों ही परिस्थितियों में हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा और एक लवण प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे अपन का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक होगा धातु के साथ, अगर धातु कार्बोनेट, ठीक है, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट को यूज मिलूंगा या धातु हाइड्रोकार्बोनेट को यूज मिलूंगा तो क्या प्राप्त होगा। इसे मैं मिटा रहा हूं और चलते हैं ठीक है, यहाँ पर टॉपिक भी चेंज करते हैं अपन और देखते हैं क्या होगा दोस्तों। अगर हो अपने पास धातु कार्बोनेट या हो अपने पास धातु हाइड्रोकार्बोनेट्स, ठीक है, दो परिस्थितियां होगी, या तो होगी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अगर मैं क्रिया कराऊंगा किसकी, अम्ल की, तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए धातु कार्बोनेट होगा, कोई सा भी धातु कार्बोनेट हो या हो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इन दोनों ही परिस्थितियों में जब मैं अम्ल की क्रिया कराऊंगा तो अपन को केवल क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा और CO2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहां से सही है आपको, है ना। अब देखते हैं कि धातु कार्बोनेट लेते हैं, एक तो Na2, ठीक है, Na2CO3 को लूंगा मैं धातु कार्बोनेट के रूप में, ठीक है। इसकी क्रिया में HCl के साथ करवा दूंगा तो दोस्तों प्राप्त क्या होगा दोस्तों, Na, ठीक है, NaCl प्लस CO2 प्लस अपने प्राप्त क्या हो रहा है अपना जल H2O, ठीक है। क्या क्या प्राप्त हो रहा है, Na2, ठीक है, Na2HCl, यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन करेंगे तो देखो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है कि उसे सॉल्व कीजिए, किसी रिएक्शंस को सॉल्व कीजिए, संतुलित कीजिए समीकरण को, वो आता है तो यहाँ संतुलित होगा, देखिए आपको ये दे देगा और संतुलित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Na2, यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है ना, और CO3 कितना है, 3 है, ठीक है, सिंपल है ना। अब देखिए यहाँ पर संतुलित करते हैं अपन को, यहाँ पर 2 ही सोडियम करना है, यहाँ पर 2 ही सोडियम करना है, फिर यहाँ पर क्लोरीन आ गया, 2 क्लोरीन हो गए, 2 सोडियम हो गए, अब 2 हाइड्रोजन के आयन बच गए, ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के आयन आ गए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के आयन आ गए, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितने हैं, 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 है, तो CO2 2 यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, संतुलित हो गया समीकरण, ठीक है। समतुल्य समीकरण इस तरह से होता है। अब देखिए धातु कार्बोनेट हो गया और हाइपो CO3 ये ले लेंगे, यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइपो कार्बोनेट लेंगे, इसकी क्रिया भी अपन करा देंगे HCl के साथ, ठीक है, इसकी क्रिया भी करा देंगे अपन HCl के साथ, तो अपन को क्या प्राप्त होगा दोस्तों, Na2, ठीक है दोस्तों, अपन को क्या प्राप्त होगा, Na2Cl, ठीक है, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, H2O। यहाँ पर ज़्यादा क्या है दोस्तों, 2 हाइड्रोजन के अणु है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के अणु है
तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं दो हाइड्रोजन क्या होगा सिंपल, और रिएक्शन पूरी सॉल्व है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर देखिए O3 भी है, क्या O3 भी है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, संतुलित करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि अपन एक हाइड्रोजन का आयन था ना, जिस एक हाइड्रोजन को अपन को यहाँ पर डाल दिए, अपन यहाँ पर एक हाइड्रोजन की कमी थी, इसलिए अपन ने संतुलित करने की जरूरत पड़ी। तो इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और अपन चलते हैं सार व लवण की ओर। सार व लवण, ठीक है, अम्ल व प्लस सार मिलके क्या बनाएंगे, इसकी ओर चलेंगे। इसे आप लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों। इसे मिटाने के बाद अपन चलते हैं लवण की ओर। लवण होते क्या हैं दोस्तों, ये जानते हैं। सबसे पहले देखिए, लवण होते हैं उदासीन अम्ल जो अम्ल प्लस सार से मिलकर बने होते हैं। अभी जो भी बन रहे थे वो लवण ही बन रहे थे, यानी कि NaCl क्या है, एक लवण है जो खाने का नमक होता है। देखिए लवण, देखिए मैं लवण बताने से पहले आपको एक पीएच स्केल के बारे में बताता हूँ। पीएच स्केल क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म क्या होगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म क्या होगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल क्या होता है दोस्तों, एक वैज्ञानिक है सैंडरसन नाम के, 1913 में इन्होंने पीएच स्केल की खोज की। क्यों खोज की, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि ये कितना अम्लीय है, ये कितना क्षारीय है, ये विलयन कितना अम्लीय होगा, ये कितना क्षारीय होगा, ये सब पता किससे चलता है, पीएच स्केल के द्वारा पता चलता है, जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था, आविष्कार किसने किया, आविष्कारक कौन है इसका, आविष्कारक कौन है दोस्तों, आविष्कारक है दोस्तों अपने सैंडरसन, ठीक है, सैंडरसन इसके आविष्कारक है, सैंडरसन इसके आविष्कारक है, सैंडरसन, ठीक है, सैंडरसन इसके आविष्कारक है। इन्होंने 1913 में इसका आविष्कार किया, किसका दोस्तों, सैंडरसन, ठीक है, सैंडरसन ने आविष्कार किया था किसका, 1913 में पीएच स्केल का। सिंपल, पीएच स्केल होता क्या है दोस्तों, पीएच स्केल को ये मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पीएच स्केल है, यहाँ पर होगा 7, यहाँ पर होगा 0 से 14 तक, ठीक है, सो 1 से लेके 14 तक, ठीक है, 1 से लेके 14 तक क्या होता है, पीएच स्केल में गणना होती है, ठीक है। 7 से ज़्यादा की बात करेंगे, 7 के इस साइड की ओर क्या होता है, ये सार होंगे, और 7 के कम की साइड क्या होंगे, ये अम्ल होंगे, ठीक है, ये सार होंगे, ये अम्ल होंगे, ठीक है, 7 से कम में। और 7 क्या होगा, 7 होगा उदासीन होते हैं 7 के अंदर, यानी जो ना ही अम्लता दर्शाते हैं और जो ना ही क्षारता दर्शाते हैं उसे बोलते हैं उदासीन। अब देखिए 1 नंबर पर आएगा, अब देखिए एक चीज और, 3 से या 4 से कम वाले क्या होंगे, 4 से कम वाले होंगे प्रबल अम्ल, और 7, ठीक है, 7 देखिए 4 से कम वाले क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। उसी तरह 10 से इस साइड वाले क्या होंगे, प्रबल क्षार, ठीक है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं। ये स्केल किसने दिया था, ये स्केल के नाम दिया सैंडरसन नाम के वैज्ञानिक हुए, 1913 में इन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच स्केल के बारे में बताया लोगों के बारे में कि पीएच स्केल से इस तरह से अम्लता और क्षारीयता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया अपने पीएच स्केल के बारे में। अब देखिए लवण क्या होंगे, अगर प्रबल अम्ल, ठीक है, लवण के बारे में देखते हैं, लवण कैसे बनेंगे। देखिए क्षार अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाएंगे, लवण बनाते हैं। ये फॉर्मूला है लवण का, ठीक है, ये फॉर्मूला है लवण का। अम्ल में लूंगा HCl, क्षार में लूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बन जाएगा कौन सा, NaCl, जो लवण होगा दोस्तों। और क्या बनेगा, प्लस जल बन जाएगा H2O, ठीक है। ये पहली रिएक्शन हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो गया, मैं H2SO4 के साथ भी कराऊंगा, तो क्या बन जाएंगे दोस्तों, H2SO4 के साथ सोडियम सल्फेट प्लस
सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ये सोडियम सल्फेट बन गया अपने पास। और क्या बचा दोस्तों, 2H2O, 2H2O, चार यहाँ पर अणु किसके आ रहे हैं, चार अणु। ठीक है, 2H2O बन रहा है दोस्तों। 2H2O यहाँ पर संतुलित करते हैं तो दोस्तों Na2CSO4 ये लवण बन रहा है अपने पास, सोडियम सल्फेट लवण बन रहा है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है अम्ल व क्षारों से दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए अम्ल अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, लवण तो बनाते हैं, पर देखिए यहाँ पर लिखते हैं प्रबल अम्ल मिला दूं में प्लस प्रबल क्षार, तो क्या बनेगा दोस्तों, तो बन जाएगा लवण जो होगा उदासीन, यानी किसका pH होगा 7। अगर दोस्तों मैं मिला दूं प्रबल अम्ल को किसके साथ, दुर्बल क्षार के साथ, तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, दोस्तों लवण तो बना देंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या बनेगा, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार का जो विलयन मिलाएंगे। ठीक है, इन दोनों विलयन से क्या प्राप्त होगा, विलयन होगा अम्लीय, विलयन हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, विलयन हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, विलयन हो जाएगा अम्लीय। देखिए दोस्तों प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ पर डोमिनेट कौन शो कर रहा है, डोमिनेट यानी प्रबलता कौन शो कर रहा है, प्रबल अम्ल कर रहा है, इसलिए ये विलयन जो प्राप्त होगा वो अम्लीय ही प्राप्त होगा। दूसरी ओर चलते हैं प्रबल क्षार। ठीक है, दूसरी ओर चलते हैं प्रबल क्षार लूं में, अगर प्रबल क्षार लूं प्लस में दुर्बल अम्ल लूं तो विलयन क्या होगा, तो विलयन हो जाएगा क्षारीयता, क्षारीय विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, क्षारीय विलयन प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। क्षारीय देखिए प्रबल क्षार ले रहा हूँ, यहाँ पर डोमिनेट कौन शो कर रहा है, प्रबलता क्षारता शो कर रही है, इसलिए क्षारीय विलयन ही प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये तो हुई जो अपन को जब डीपली जाएगा तब पूछ सकता है। ठीक है, पर जैसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस की बात कर लें, वहां से वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अम्ल प्रसार और किससे, लवण से, उनकी ओर चलते हैं दोस्तों। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उनकी ओर चलते हैं, डायरेक्ट लेके आऊंगा आपके पास स्लाइड। दोस्तों पर अम्लों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइनर। ठीक है, जैसे छोटे एग्जाम हो गए ना कंपटीशन के, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप पूरी क्लास को देख लीजिए या आप इसे डायरेक्ट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका कोई तोड़ ही नहीं है, हर बार पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन, और आप देख लीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अम्लों का यूज में देखते हैं, अम्ल को जब देखिए मैंने क्या बताया था शुरू क्लास के अंदर कि जो प्रबल अम्ल है उसे खा नहीं सकते और जो दुर्बल अम्ल है उसे खा सकते हैं, ये याद रखना। अब देखते हैं सबसे पहले H2SO4, यहाँ पर देखिए सूत्र है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बता दीजिए दोस्तों, तो H2SO4 जिस योग काम आएगा पेट्रोलियम शोधन में और किसमें, प्रयोगशाला में, दवाइयों में, सब में काम आता है H2SO4। HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, HNO3 देखो नाइट्रिक आएगा ना, देखिए H2S सल्फ्यूरिक, सल्फर आ रहा है सल्फ्यूरिक में, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक है तो नाइट्रोजन आ रहा है। ठीक है, तो HNO3 नजर आया आपको, तो वो होता है नाइट्रिक अम्ल जो अम्लराज बनाने में यूज में होता है। फिर HCl लेंगे जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ये औषधि निर्माण में और अम्लराज में निर्माण में काम आता है। मैं अम्लराज ले रहा हूँ, तो अम्लराज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि अम्लराज का यूज क्या है दोस्तों। अम्लराज का दोस्तों यूज होता है सोने चांदी के चमकाने में, क्योंकि देखिए बहुत ही प्रबल अम्ल, किसी भी चीज को गला देता है अम्लराज, ये बहुत प्रबल अम्ल होता है, अम्लता दर्शाता है, सबसे प्रबल अम्ल है, ये किसी भी चीज को गलाने की क्षमता रखता है। इसलिए सोने चांदी को चमकाने में, जो घरों के अंदर बाहर जो सोने चांदी को क्या करते हैं, रंगीन करने के लिए, ठीक है, उसकी पॉलिश करने के लिए यूज में लेते हैं, अम्लराज को यूज में लेते हैं, जो चूना लगा के चल जाते हैं, किसको, महिलाओं को। क्यों, क्योंकि अम्लराज में डुबो देते हैं और ये क्या करता है, गला देता है धातु को, सोने को, चांदी को गला देता है और उसमें ही रह जाता है उसका निष्कर्षण।
इस तरह से उसका वजन कम कर देता है ये अम्लराज। अम्लराज किस किस से बना होता है? एक तो नाइट्रिक अम्ल हो गया, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अम्लराज किस किस से बना होगा? नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बना होगा, अनुपात एक नाइट्रिक अम्ल हो गया और अपना हो गया HCl, जिसे मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम दूंगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जिसे मैं HNO3 लूँ और मैं HCl लूँगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अम्लराज मिलके किससे बना होता है। तो नाइट्रिक अम्ल ले लो जिसे HNO3 से डिनोट करते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो जिसे HCl से डिनोट करते हैं। ये एक तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो इसका अनुपात होता है HNO3 का 1 और HCl का 3, तो 1:3 में मिला होता है अम्लराज के अंदर क्या? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए एक एसिटिक अम्ल होता है जो सिरका होता है, सिरका को क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एसीटोन का निर्माण में भी किसका काम होता है? एसिटिक अम्ल का यूज होता है। क्वेश्चन पूछ जाएगा एसिटिक अम्ल का यूज क्या होगा, तो सिरका निर्माण और एसीटोन निर्माण में होगा। CH3COOH यानी CH3COOH इसका सूत्र है, CH3COOH इसका सूत्र है। बात करें ऑक्जेलिक अम्ल की, इसका सूत्र नहीं पूछा जाता, पर COOH2 जहाँ भी आ जाए वो ऑक्जेलिक अम्ल को दर्शाता है। यहाँ पर क्या होगा? ये किसी दूसरे समूह से जुड़ा होता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करेंगे CaCOOH2, देखिए COOH2 यहाँ पर जहाँ पर भी नजर आया आपको वो ऑक्जेलिक अम्ल को दर्शाता है। कपड़े पर स्याही हटाने में काम में आता है ऑक्जेलिक अम्ल को। क्वेश्चन पूछा जाता है कपड़े पर स्याही हटाई जाए तो किस अम्ल का यूज में लेंगे? तो ऑक्जेलिक अम्ल का यूज में अपन लेंगे। बेंजोइक अम्ल की बात करें तो जो दवाएं निर्माण होती है और खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में भी बेंजोइक अम्ल को भारी मात्रा में यूज में लिया जाता है। बेंजोइक अम्ल का भी यूज में लिया जाता है। किसमें? बेंजोइक अम्ल। देखिए सूत्र नहीं पूछेगा बेंजोइक अम्ल का, क्योंकि इसका सूत्र है C7H6O2 पूछ ले तो, लेकिन नहीं पूछेगा। बेंजोइक अम्ल याद रखना दवा में और खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने में यूज में लिया जाता है। चलते हैं दुर्बल अम्लों की ओर। यहाँ से दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 6 में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सिरका की बात करेंगे सबसे पहले। सिरका, सिरका यहाँ देखिए मैंने बताया था सिरका एसिटिक अम्ल। तो सिरका क्या है? सिरका है एसिटिक अम्ल है। CH3COOH सिरका हो गया। सिरका देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिरका किसे बोलते हैं, तो एसिटिक अम्ल को ही सिरका बोला जाता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने भी एग्जाम दी होगी तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल है, टमाटर या पालक में कौन सा अम्ल है। यहाँ मैं पालक में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देख संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में स से संतरा, स से सिट्रिक, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में। स से संतरा, स से सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक देख खाने में इमली खट्टी होती है, ऐसे आवाज आती है खट्टी, है ना, टार्ट्रिक, टिक टिक, है ना, टिक, ऐसे याद रखना। इमली खाते हैं तो खट्टा लगता है, टार्ट्रिक, नाम आता है मुंह में पानी आ जाता है इमली का, तो टार्ट्रिक, ऐसे टार्ट्रिक याद रखना, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। टमाटर और पालक में दोस्तों जब पथरी हो जाती है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है पथरी, ऑक्जिलेट की, किसकी? मैंने बताया था किसकी होती है पथरी? पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की, ठीक है। तो टमाटर और पालक खाने के लिए मना कर दिया जाता है। लोगों को लगता है कि ये इनके बीजों की वजह से मना किया जा रहा है, पर ऐसा नहीं होता। इनमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, जो क्या करता है कैल्शियम को इकट्ठा करके इनको जोड़ देता है और एक पथरी का रूप दे देता है, इसलिए ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए टमाटर और पालक खाने में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। याद कैसे रखेंगे? कैल्शियम ऑक्जिलेट की क्या होती है? पथरी होती है। ऑक्जिलेट से याद ना ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जिलेट से ऑक्जेलिक अम्ल को याद रख लेना। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दूध, दही बहा दे, छाछ दे दे तो सब में लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक अम्ल, सिरका में पाए जाते हैं एसिटिक अम्ल, और नींबू में देखिए नींबू में सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल याद रखना, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल नींबू में। चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल होगा।
चींटी का डंक ले ले या किसी का डंक ले गए तो मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। ये अजीब सा, ये देखो नोइक नोइक देख नाक से डंक मारता है। देखो चींटी का ना, चींटी और चींटी होती है ना, तो क्या होता है देखिए ऐसे याद रखना, चींटी में नाक हो गई, नाक है ना नोइक, नाक से नोइक याद रखना, नाक से डंक मार, ये मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक। चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों अब चलते हैं सार की ओर। सार के में वन लाइनर क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं मैं वहां पर लिख देता हूँ। ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक को लिखने लगा तो, इसलिए मैं आपको एक साथ स्लाइड प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंपॉर्टेंट स्लाइड से। दोस्तों अब हम देखते हैं बेस और लवण यानी सॉल्ट का यूज कैसे कैसे आएगा और क्वेश्चन में कैसे पूछे जाएंगे। देखिए देखिए बेस यानी सार में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक तो पूछ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है CaOH2। देखिए दोस्तों, घरों में जो चूना पोतते हैं अपन, जो घरों में चूने की पुताई होती है, ठीक है, चूना यूज में लिया जाता है, वो कौन सा चूना होता है? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और एक चूना होता है जो नॉर्मल चूना होता है, ठीक है, ये नॉर्मल चूना होगा, ये नॉर्मल चूना होता है, ठीक है, इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। कैल्शियम इसका होगा इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हाइड्रोजन आयन होता है। देखिए दोनों दोस्तों, दोनों में फर्क कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें, देखिए हाइड्रोजन आयन है, H2O है इसमें, यानी पानी मिलाया हुआ है इसमें, ठीक है, H2O है इसके अंदर। आप देखोगे तो यहाँ पर OH दिख रहा है आपको, यानी इसमें पानी मिलाया हुआ है। तो घरों में चूना पोतते हैं उसमें पानी मिला के पोतते हैं, ठीक है, तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें हाइड्रो आयन है, ठीक है। इस तरह याद रखना, घरों में चूना पोतने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नॉर्मल में कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसमें पानी नहीं मिलाया हुआ है इसलिए। अब देखिए दूसरा है अपना कास्टिक सोडा NaOH, काम क्या आएगा? साबुन बनाने में काम आता है। साबुन किससे बनाते हैं? साबुन बनाते हैं दोस्तों अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा से। कास्टिक सोडा की बहुत ज़्यादा मात्रा मिला दी जाती है किसमें? कपड़े धोने के साबुन में, जो आप ओसवाल भी यूज में लेते हैं, भूरे कलर का साबुन यूज में लेते हैं, उसमें कास्टिक सोडा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा मिला होता है। एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यूज क्या होगा? जो दोस्तों आप नहाने का साबुन यूज में लेते हो ना, वो उसमें मिलाया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें नहीं मिलाया जाता कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा शरीर को जलाने का काम करेगा, ठीक है। कास्टिक सोडा क्या करता है? शरीर को जलाने का काम करता है, इसलिए कास्टिक सोडा को कपड़े धोने के साबुन में यूज में लिया जाता है। इतना सा नॉर्मल से ध्यान रखना। वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या किया जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाएगा मुलायम साबुन बनाने के यूज में। एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है दोस्तों? सूत्र क्या है? Mg(OH2), ठीक है, पेट की अम्लता दूर करने के लिए। जो आप इनो खाते हो, ठीक है, इनो के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है, जो पेट की अम्लता को दूर कर देता है और क्या आता है? न्यूट्रल स्थिति मिलाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक सार है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है? पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। कैसे? जैसे आप इनो खा रहे हो, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है एक, जो मैंने बता दिया, चूना जो नॉर्मल होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज में लिया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज में जाता है मुलायम साबुन के यूज में, ठीक है। ये हो गए सार जो इंपॉर्टेंट थे, ये इंपॉर्टेंट सार हो गए, ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सार थे जो, है ना। अब देखिए लवणों के यानी सॉल्ट्स के बारे में जानते हैं। सोल्ट जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया NaCl, जो दुनिया को पता है NaCl क्या है दोस्तों, जो नमक है खाते हैं अपन, वो नमक है NaCl, तो ये तो सबको पता है, ये हो गया। एक होता है सोडियम हाइपोकार्बोनेट, ठीक है, ठीक है, एक होता है क्या? एक होता है सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम हाइपोकार्बोनेट होता है, एक सोडियम कार्बोनेट होता है। दोस्तों कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, क्या कंफ्यूजन होता है कि खाए किसे और धोए किसे, ठीक है, खाए किसे और धोए किसे, कंफ्यूजन ये होता है। देखिए अपन मिला देंगे हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइपो, तो पेट की अम्लता को दूर करेगा, ये कपड़े की धुलाई नहीं करेगा, ठीक है। सोडियम हाइपो, हाइपो से याद रखना, हाइपो से H से याद रखना, हंगरी यानी भूखा, तो A से याद रखना सोडियम हाइपोकार्बोनेट, यानी पेट की अम्लता दूर करेगा। अब देख सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, इसमें 10 पानी के अणु है, देखिए H2 है 10, इससे याद रखना सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा? कपड़ों की धुलाई करेगा, जिसमें 10 पानी के अणु आएंगे, वो सोडियम कार्बोनेट होगा जो कपड़े की धुलाई करेगा। एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज गन पाउडर यानी बारूद। बारूद किसका बना होता है? बारूद बना होता है दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट यानी गन पाउडर, जिसे बारूद के नाम से भी जानते हैं, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये बारूद है, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है कॉपर सल्फेट, जिसे 5 पानी का कॉपर सल्फेट, ये कीटाणुनाशक में काम आता है, इसे ही बोलते हैं नीला तोता।
नीला तोता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसे याद कर लेना। और मैं यहाँ पर साइड में होता हूँ, इसकी स्लाइड ले लेना आप दोस्तों। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आशा करता हूँ दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अपना यहाँ का अम्ल, सार और लवण का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। मैंने सारी जानकारी दे दी है, पूरे इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स मैंने कवर कर लिया है। मैं आज के इस क्लास में अलविदा चाहूँगा, यहाँ पर इसे समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। विजय क्लासेस में वापस मिलेंगे अपन कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।